हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा आज का ये पहला टॉपिक होने वाला है जिसमें हम बात करने वाले हैं फॉरेंसिक साइंस के बारे में। हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और फॉरेंसिक के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। तो जैसा आपने लिखा है फॉरेंसिक साइंस क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। फॉरेंसिक साइंस की एक बेसिक सी डेफिनेशन है, इसमें हम बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस इज द नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑल द बेसिक साइंसेज एंड देयर साइंटिफिक टेक्निक्स फॉर द पर्पज ऑफ जस्टिस। तो समझिए इस बात को ऐसे कि सारे बेसिक साइंसेस को, जितने भी बेसिक साइंस हैं आपके और उनकी जो टेक्निक्स हैं, इनका जब हम जस्टिस के लिए यूज़ करें, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, सेरोलॉजी, केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, जितनी भी बेसिक साइंसेज हैं, इनकी कोई भी टेक्निक का हम किसी को क्राइम को सॉल्व करने और किसी को जस्टिस दिलाने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो फॉरेंसिक साइंस कहलाता है। तो ये बेसिक एक डेफिनेशन है फॉरेंसिक साइंस की, कि जहाँ पर हम बेसिक साइंस की एप्लीकेशंस और साइंस का इस्तेमाल करके किसी को न्याय दिलाएं जिस साइंस में, उसको हम बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले फॉरेंसिक साइंस का एक बहुत पुरानी चाइनीज़ कह सकते हैं आप एक स्टोरी है, जहाँ पर हुआ ये था कि किसी गांव में किसी को चाकू से मारा गया। और जब उसको मारा गया तो लोगों ने क्या किया, कैसे ढूंढने किसने मारा है, तो पूरे गांव के चाकू ला के रख दिए गए एक जगह। और उन चाकू पर पर्टिकुलर एक पर्सन की नाइफ पर आके मक्खियाँ जो फ्लाइज होती हैं वो आके बैठी। तो इससे अंदाज़ा लगाया कि हाँ, इस पर ब्लड होगा। उस जो पर्सन था पर्टिकुलर, उसको उन लोगों ने कन्विक्ट किया और उससे पूछताछ की और वो पता चल गया। तो ये एक बेसिक स्टोरी चली आ रही है हिस्ट्री में। अब ये कितनी सच्चाई है ये तो हिस्ट्री में ही है। तो अब फॉरेंसिक साइंस की शुरुआत जो हुई, बेसिकली मॉडर्न फॉरेंसिक साइंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉरेंसिक वर्ड को समझ लेते हैं एक बार फिर से। जो फॉरेंसिक वर्ड जो आपका है, वो फॉरेंसिक वर्ड आया है वर्ड फॉरेंसिस से। फॉरेंसिस वर्ड से आया है। इस फॉरेंसिस वर्ड का मीनिंग होता था इन द फोरम। पुराने ग्रीक लैटिन टाइम में क्या होता था कि जब सभी लोग बैठ के किसी चीज़ पर डिस्कशन करते थे पर्टिकुलर टॉपिक पर और वो पर्टिकुलर एक नतीजे पर पहुंचते थे, तो उस जो पर्टिकुलर फोरम होता था उसको बोलते थे फॉरेंसिस। ये वर्ड वहीं से ड्राइव किया गया है फॉरेंसिक साइंस। तो दोस्तों, फॉरेंसिक साइंस का मॉडर्न फॉरेंसिक साइंस में जो फादर कहा जाता है, सर आर्थर कोनन डॉयले को कहा जाता है। वो नॉवल लिखते थे और उनका एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर रहा है जिसको हम आप सभी लोग जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स नाम से काफ़ी फेमस कैरेक्टर रहा है। तो दोस्तों, उसके जो रचयिता थे वो थे सर आर्थर कोनन डॉयले। उन्होंने पहली बार इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया स्टडी इन स्कारलेट नाम के नावल में। वो नावल 1887 में प्रोड्यूस हुई, सॉरी 1887 में आई। और वहाँ पर शेरलॉक होम्स को, उस कैरेक्टर को उस पर्टिकुलर स्टडी इन स्कारलेट नाम के नावल में रिप्रेजेंट किया गया। तो ये एक बेसिक स्टार्टिंग रही फॉरेंसिक साइंस की। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं फॉरेंसिक साइंस के ऊपर। तो दोस्तों, शेरलॉक होम्स के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो शेरलॉक होम्स काफ़ी फेमस कैरेक्टर रहा, जिसकी वजह से उनके नॉवेल्स काफ़ी फेमस और हिट हुए। यहाँ तक कि लोगों ने उसको एक रियल कैरेक्टर मानना शुरू कर दिया था। और उस जिस एड्रेस जो दिया गया है उस पर्टिकुलर बुक में, तो उस बुक पर लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स के लिए लेटर तक भेजना चालू कर दिए थे। इतना फेमस कैरेक्टर हो गया था शेरलॉक होम्स। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों फॉरेंसिक के बारे में। फॉरेंसिक का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है लोकार्ट्स प्रिंसिपल। अब लोकार्ट्स प्रिंसिपल दोस्तों क्या है? जो लोकार्ट्स प्रिंसिपल है वो सर एडमंड लोकार्ट ने दिया था। ये लोकार्ट्स प्रिंसिपल कहता है कि व्हेन टू थिंग्स कम इन कांटेक्ट दे एक्सचेंज देयर मटेरियल। जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे से स्पर्श करती हैं तो अपने मटेरियल को एक्सचेंज करती हैं। वो कोई भी मटेरियल हो सकता है, जिसकी वजह से एविडेंसेस मिलते हैं हमें, जो ट्रेसेस बनते हैं वो हमारे एविडेंस कहलाते हैं। और पूरी फॉरेंसिक साइंस ऑलमोस्ट सब लोकार्ट्स प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस फील्ड के कुछ एक्सपर्ट, जो साइंटिस्ट, जो फादर ऑफ द फील्ड्स हुए हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर मैथ्यू ऑर्फिला के बारे में। तो मैथ्यू ऑर्फिला जो थे, मैथ्यू ऑर्फिला, इनको बोला जाता है सर फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। इसके बाद जो मैथ्यू ऑर्फिला ने क्या किया, इनको फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, जिनका पहला साइंटिफिक पेपर पब्लिश हुआ था टॉक्सिकोलॉजी की फील्ड में, इसलिए इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। देन बात करते हैं हम सर विलियम हर्शल की। विलियम हर्शल जो थे वो इकलौते पर्सन थे जिन्होंने पहली बार थंब प्रिंट का यूज़ किया था इंडिया में। जो लेबर्स थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय के हिसाब से, किसी को पर्टिकुलर पर्सन को उसके थंब से आइडेंटिफाई करना। देन हम बात करते हैं, इनको लिख देता हूं मैं, थंब प्रिंट। देन हम आगे बढ़ते हैं इसी के सीक्वेंस में सर अल्फोंसो बर्टलॉन।
अल्फोंसो बर्टलॉन जो बेसिकली इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बर्टलॉन सिस्टम दिया था, जो सिस्टम एक काफ़ी कमाल का सिस्टम था। आप बिलीव नहीं करेंगे, सिस्टम आज भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। इन उसी सिस्टम का एडवांसमेंट, इन्होंने क्या किया था, किसी पर्सन के बॉडी के मेजरमेंट से उस पर्सन को आइडेंटिफाई किया था, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, फेस की बनावट कैसी है, जो बॉडी डिस्टेंस है, मेजरमेंट है, उससे किसी पर्सन को आइडेंटिफाई किया था। और आज के प्रेजेंट टाइम में जो एआई फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, वो भी कहीं ना कहीं इनके कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा है। तो इन्होंने क्या दिया था, बर्टलॉन सिस्टम। तो इन्होंने दिया था दोस्तों बर्टलॉन सिस्टम, जिसका हम यूज़ करते आए हैं किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने में, उसकी हाइट, वेट और सो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रांसिस गैल्टन की। इनको बेसिकली फादर ऑफ फिंगरप्रिंट बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने पहली बार रिसर्च की फिंगरप्रिंट पर, और ये साबित किया कि ये अपने आप में यूनिक होते हैं। ये इन्हीं की रिसर्च थी जिन्होंने बोला कि फिंगरप्रिंट हमारे होते हैं जो किसी के आपस में नहीं मिलते और वो बिल्कुल यूनिक होते हैं। तो दोस्तों ये थे फ्रांसिस गैल्टन। और आगे बढ़ते हैं तो हैंस ग्रॉस की बात करते हैं हम। हैंस ग्रॉस, तो दोस्तों हैंस ग्रॉस ने क्या किया था, इन्होंने पहला आप समझ सकते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पे पहला साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया था, जिन्होंने साबित किया था कि साबित क्या किया था, इन्होंने बेसिकली रिसर्च की और जो साइंटिफिक टेक्निक्स होती हैं फील्ड ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, तो उस पर इन्होंने पहला अपना पेपर डिस्क्राइब किया, रिसर्च की। देन दोस्तों एक बहुत ही फेमस नाम आता है, इसको बोलते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। दोस्तों तीसरा एक और अगला जो नाम आता है हमारे इस लिस्ट में, वो नाम आता है सर कार्ल लैंडस्टीनर का। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था, सर कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुपिंग दी थी, जो एबीओ टाइपिंग है, ब्लड टाइपिंग, वो सर कार्ल लैंडस्टीनर ने ही दी थी। और ये अपने आप में बहुत बड़ा डिस्कवरी थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी, क्योंकि आज इसकी वजह से बहुत से लोगों की जान बचाई गई इनके इन्वेंशन के बाद ही। पहले क्या होता था, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो होता था, किसी का भी किसी को दे दिया जाता था और लोग मर जाया करते थे यूजुअली। लेकिन इन्होंने जब रिसर्च की और फाइंड आउट किया कि ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं, देन इन्होंने ये साबित किया कि अलग अलग होते हैं और एक पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप से ही डोनेट किया जा सकता है ब्लड। तो दोस्तों अब अगले नाम पे आते हैं। तो अगला नाम जो हमारा होता है वो है एल्बर्ट एस ऑसबॉर्न। एल्बर्ट एस ऑसबॉर्न जो थे, बेसिकली इन्होंने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के ऊपर उनकी पहली बुक पब्लिश की थी। इन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल जो थे वो दिए थे किसी भी तरह के क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो ये इनको फादर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट बोलते हैं हम इसको, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्यूडी भी लिख लेते हैं। तो ये थे हमारे सर एल्बर्ट एस ऑसबॉर्न। और एक और नाम आता है जो कार्ल लैंडस्टीनर के स्टूडेंट थे, उनका नाम था लियोने लैटिस। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने ड्राई ब्लड स्टेन की ब्लड ग्रुपिंग दी थी, जो आज के टाइम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्राइड ब्लड स्टेन की ब्लड ग्रुपिंग। तो दोस्तों ये एक नाम याद रखिएगा, ड्राई ब्लड स्टेन की ब्लड ग्रुपिंग दी थी सर लियोने लैटिस में। ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि आज के समय में क्या होता है, क्राइम सीन पर जब तक इन्वेस्टिगेटर पहुंचता है, ब्लड जो होता है वो ड्राई हो जाता है, उसकी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं होती, जिसको दिया था सर लियोने लैटिस ने। तो दोस्तों ये कुछ नाम मैंने आपको बताया, काफ़ी काम के नाम थे। और आज के टॉपिक में मैं यहीं तक रखूँगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं आगे के लिए, किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे बताना ना भूलें। और दोस्तों अगर चैनल नया है, बिल्कुल नया है, आप चाहते हैं मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँ, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मैं कोशिश करूँगा अपने इस कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा बेटर करने की और क्वालिटी को इंक्रीज़ करने की। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।